हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने देखा शुरू में, इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट थ्योरी की बात करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ कैलकुलेशन ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड। ओके, एंड इन दैट वी हैव लाइन चार्ज एंड स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें शेल और सॉलिड स्फीयर दोनों हो सकता है, एंड द थर्ड वन डिस्क, एंड द फोर्थ वन सिलेंडर। इट कैन बी अ सॉलिड और अ शेल। ओके, तो यार हर इन चारों क्वेश्चन में जो एक मेन पार्ट है, आपका जो मेन पार्ट है वो ये है कि हर पार्ट में आपको एक डिफरेंशियल एलिमेंट देखना होता है, एक डिफरेंशियल एलिमेंट ढूंढना होता है। ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट फिगर आउट करना होता है, और उस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से आपको डी कैलकुलेट करना होता है, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दैट डी विथ सम लिमिट्स कॉल L1 to L2, limit initial to limit final, and then that is going to give you E net. Okay, so again you have to do the vector calculation, okay, because this E is a vector quantity. तो बेसिकली अगेन सब में यही कैलकुलेशन है। तुम्हारे पास एक डिफरेंशियल एलिमेंट लो, उस डिफरेंशियल एलिमेंट से गिवन पॉइंट जहाँ पे उसने पूछ रखा है वहाँ पे डी कैलकुलेट करो, फिर उस डी को इंटीग्रेट कर दो L1 से L2 के बीच में, जो डी तुम्हारा इफेक्टिव है। मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हारे पास जो डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से जो फील्ड आता है उसमें से कुछ पार्ट तुम्हारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, कुछ पार्ट रह जाते हैं, तो जो रह जाते हैं उन्हीं को इंटीग्रेट करना होता है आपको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू ई नेट। ओके, तो अब ये सब कैसे करना है ये मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं करने वाला, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो इसकी जो थियरी है कि एक इन्फाइनेटली लार्ज एक तुम्हारा लाइक लॉन्ग रॉड है, उसकी वजह से फील्ड निकालना, या फिर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में शेल और सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड निकालना है, इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे, या फिर डिस्क की वजह से निकालना है, या फिर सिलेंडर की वजह से निकालना है, ये सब कुछ आपके किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में इसका इंटीग्रेशन और ये सब डेरिवेशन दे रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि मैं आपको बताऊँ कि लाइक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, उस पूरे में से आपको बेसिक आपकी चीज़ें तो आनी चाहिए। ये है वो टॉपिक जहाँ पर आपको फोकस करना ही है, मतलब इसमें आप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन ढूंढो, उनको प्रैक्टिस करो, ये सब आप पे फोकस करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपका होगा कैलकुलेशन ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन इस पे हम लोग सारा, जब मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब होने के बाद मैं आपको कुछ 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे उठाएंगे अपन जो जेईई मेंस जेईई एडवांस में लास्ट 3-4 या 5 सालों में पूछे गए होंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो उठाएंगे जो इन सब से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और फिर उनको अपन सॉल्व करेंगे। अज्यूमिंग कि आप थ्योरी पढ़ के आते हो, वो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हो, आपको कुछ नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ई के लिए आपको लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, डिस्क का पता होना चाहिए, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्मूला, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि यार इन साइड में कितना होता है, आउटसाइड में फील्ड कितना होता है, तो फिर उस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सो व्हाट आई सजेस्ट कि ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी बुक उठा के इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार आप रिवाइज कर लो, जस्ट कीप द फॉर्मूलाज हैंडी, एंड देन यू विल बी हैविंग अ ब्रीज लाइक इट विल गो लाइक अ ब्रीज इन द लास्ट सेगमेंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो सेकेंड टॉपिक है dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। यहाँ पे dv इज बेसिकली change in potential and E dot dr is the dot product of electric field and the differential position vector change. Okay, तो ये माइनस ई डॉट डी आर, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अगर मैं वी ए से वी बी की बात करता हूँ, एंड सम आर ए टू आर बी। ओके, एंड अज्यूम कि ई डॉट डी आर में ई तुम्हारा कांस्टेंट है, एंड ई इज़ पैरेलल टू डी आर। ओके, ई इज़ पैरेलल टू डी आर। ठीक है, तो ई डी आर का पैरेलल है, तो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट जो होने वाला है वो पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ डी आर गोइंग फ्रॉम आर ए टू आर बी, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट माइनस ई आर बी माइनस आर ए। ओके, सो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई आर बी माइनस आर ए। नाउ कीप इन माइंड कि यार ये जो फॉर्मूला आया है मेरा, ये जो फॉर्मूला आया है ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, ये आया है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, वहाँ से आया है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा तुम्हारा, एफ डॉट
डी आर, ठीक है, ये एफ डॉट डी आर ये होगा तुम्हारा, और माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूँ क्यू इंटू डेल्टा वी, एंड देन अगेन यही तुम्हारा क्यू इसके नीचे आता है और एफ बाई क्यू तुम्हारा ई हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे कोई पूछता है कि लाइक व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो तुम्हारा वर्क डन होगा इट इज़ गोइंग टू बी माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। एंड अगेन आई एम अज्यूमिंग कि मेरा डेल्टा के ई सिस्टम का जीरो है, कि अगर मैं किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाता हूँ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसका काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है। सो देन ओनली यू गोइंग टू राइट वर्क done by all the forces on the body is going to be change in kinetic energy, or work all is going to be work electrostatic plus work external, and this has to be 0 because delta k is 0, and then only you are going to write work electrostatic is equal to minus of work external, okay। तो ये मैंने आपको क्विकली बता दिया ये। तो अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि dv is equal to e dot dr है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैं ले गया, एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, और वो बोलते हैं कि वर्क डन बताओ। तो जनरली जो वर्क डन होता है अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो वो एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो वो एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहे होते हैं, और नहीं तो मतलब आप कैलकुलेट करके देख लेना, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देख लेना, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है। अगर प्लस और माइनस दोनों वाले ऑप्शंस हैं तो मे बी इट्स बेटर टू गो विद द प्लस ऑप्शन, ओके। और जनरली वो एक्सप्लिसिटली भी बताते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन बताना है कि तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन बताना है। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक। ओके, सो द थर्ड टॉपिक इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में आपके पास बेसिक फॉर्मूला है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। नाउ द इम्पॉर्टेंट बिट हियर इज कि ये जो ई है आपका, ये जो ई है ये ई नेट है। किसी पॉइंट पे अगर मैं बोल रहा हूँ, चाहे यहाँ पे जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मैं हर पॉइंट का ई लेके चल रहा हूँ, ये जो ई लेके चल रहा हूँ ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कमिंग फ्रॉम द इनसाइड चार्ज एज वेल एज द आउटसाइड चार्ज। सो दिस ई इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल ई because of all charges present in the space, ठीक है। और ये जो Q in है बेसिकली Q इनसाइड है, ओके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चंस में आते हैं, ये पूछते हैं कि यार E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट में E जो है केवल इनसाइड चार्ज की वजह से है या आउटसाइड चार्ज की वजह से या टोटल है, तो ये टोटल चार्ज होता है, ठीक है। ये बेसिकली इंटीग्रेटिंग द E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ अभी आप देखो कि यार अगर मैं केस 1 ये मैं ले लूँ और एक केस 2 ले लूँ, तो इस केस में अगर मेरे पास 3 चार्ज है, Q1 है, Q2 है और ये Q3 है, तो और ये एक ऐसा रैंडम सा सरफेस है, तो आई कैन नॉट से कि हर पॉइंट पे जो मेरा E होने वाला है, हर पॉइंट पे जो मेरा E होने वाला है ये सेम होने वाला है। So I cannot say that for sure. So in that case, wherever it's very clear कि तुम्हारा E same नहीं हो रहा है, you cannot just take E outside the integration because E is going to be different at different points. Contrary to that, suppose आपके पास एक spherical मतलब एक hypothetical surface है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास चार्ज है Q। तो अगर एक मैं बोलूँ कि यहाँ P पॉइंट है, R डिस्टेंस पे मेरे को बताओ कि फील्ड कितना है, तो मैं उस R डिस्टेंस पे एक स्फेरिकली सिमेट्रिक एक गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ। अगेन ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिमेट्रिक एक गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस पे का हर पॉइंट इस चार्ज से सेम डिस्टेंस R पे, तो अगर मेरे को फील्ड निकालना हो तो यार हर पॉइंट पे जो फील्ड होने वाली है, अगर ये पॉजिटिव है तो फील्ड इज गोइंग टू बी E आउटवर्ड, इट्स गोइंग टू बी E आउटवर्ड। तो यहाँ पे जब मैं ds लूँगा ना, किसी पॉइंट पे मैं छोटा सा एक ds लूँगा, छोटा सा अगर मैंने एक ds ले लिया यहाँ पे, तो उस ds का जो वेक्टर होगा, ds वेक्टर मेरा फॉरवर्ड में होगा, और E डॉट डी एस में मैं क्या करूँगा, E डॉट डी एस में E इंटू डी एस इंटू कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस ऑनली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा ना यार, तो मेरा E एक कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा। अगर मेरा E कांस्टेंट बन के बाहर नहीं आता है तब मैं E निकाल ही नहीं सकता, वहाँ पे E की कैलकुलेशन नहीं कर सकता। सपोज इवन इन सम सिनेरियो, कुछ रैंडम सा सिनेरियो है मेरा कि मेरा E हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, E हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, कि यहाँ पे भी कुछ तो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, कुछ मैं चार्ज, लेकिन हर पॉइंट पे मेरा E कांस्टेंट है, E यहाँ पे कांस्टेंट। लेकिन अगर E कांस्टेंट है लेकिन मेरा ds है, ds अगर मेरा
जो है अगर ई के डायरेक्शन में नहीं है, सपोज यहाँ पे जो डी एस है, डी एस तो हमें सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाला है, सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाला है। अगर ई यहाँ पे कांस्टेंट भी है लेकिन उसका अगर डायरेक्शन, अगर ये डी एस है और मेरा ई कुछ ऐसे है, या फिर इस पॉइंट पे मेरा ई कुछ ऐसे है, इस पॉइंट पे कुछ ई मेरा ऐसे है, तो इफ़ दैट इज़ नॉट हैविंग द सेम एंगल विथ दैट डी एस वेक्टर, देन योर कॉस थीटा इज़ नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट। थिंक अबाउट इट कि अगर कॉस थीटा कांस्टेंट नहीं होगा तो कॉस थीटा को मैं बाहर नहीं ले सकता और फिर मैं ई की वैल्यू वहाँ पे नहीं निकाल सकता। ठीक है, सो जो गॉस थ्योरम का जो एसेंस है वो तभी मतलब आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे जब आपका ई स्फेरिकली सिमेट्रिक है, कांस्टेंट है, और जो तुम्हारा cos थीटा की वैल्यू आने वाली है, cos थीटा की वैल्यू भी तुम्हारी कांस्टेंट आने वाली है, सो दैट यू कैन टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन एंड देन यू कैन डू द कैलकुलेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगर मेरे पास ई अगर कांस्टेंट आता है तो मेरे पास ऐसे आएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड सपोज थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 है तो मेरे पास ई अगर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, एंड देन यू आर गोइंग टू डू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई epsilon naught, and then you'll be able to calculate your E value, that is Q in by epsilon naught 1 by integration of ds। okay, अगर ये कांस्टेंट रहेगा ही नहीं तो आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल नहीं सकते और फिर E कैलकुलेट भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टॉपिक। ओके, तो ये हमारे फाइनल टॉपिक्स है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सो फोर्थ है अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि लाइक is the surface of the conductor going to be equipotential। तो ऐसे क्वेश्चंस में कि इक्विपोटेंशियल है या नहीं है, या फिर अंदर उसके फील्ड कितना होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैं जब मैं लेके जाऊंगा तो वर्क डन कितना होगा, तो इसमें बेसिकली आपको अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स अगर आपको क्लियर है तो यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। सिंपली मैं आपको एक बार मतलब एक क्विक रिव्यू देता हूँ कि यार कंडक्टर के अंदर जो तुम्हारा फील्ड है ई हैज़ टू बी ज़ीरो। ठीक है, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग हियर। ठीक है, और ई हमेशा कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होता है, ये सब कुछ तो हमारे थियरी किसी भी बुक में तुम्हें दे रखा होगा। ई इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो एंड तुम्हारा हर पॉइंट कंडक्टर का इज़ गोइंग टू बी एट द सेम पोटेंशियल, सो वी ए इज़ गोइंग टू बी वी बी। ठीक है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल सब सेम ही होता है तो तुम बोल सकते हो इक्वी पोटेंशियल है। अगर इक्वी पोटेंशियल है तुम्हारा वर्क डन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज़ क्यू इंटू डेल्टा वी, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ज़ीरो। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई मेरे को वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ना एक्सटर्नल वर्क डन होगा ना फिर इंटरनल वर्क डन होगा। ठीक है, इंटरनल बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। ओके, तो यही है यार तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है। एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, इट्स नॉट लाइक कि इसमें करंट चल रहा है, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। सो चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्जेस आर एट रेस्ट, field is going to be zero inside and every point of the conductor is going to have the same potential, and the field lines they are supposed to leave and terminate at the conductor perpendicular to the surface। ओके, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर। तो अगर सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो जो भी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलने वाली होंगी ये सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाली है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि भाई ये परपेंडिकुलर क्यों होगा। ठीक है, तो ऐसे समझो कि यार पॉइंट ए, कोई मैं छोटा सा पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे पॉइंट ए और ए डैश ले लूँ, पॉइंट ए से ए डैश आने में मेरा वर्क डन ज़ीरो हो रहा है, वर्क डन ज़ीरो हो रहा है। तो तुम ऐसा समझो कि वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला था क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन अगर जीरो है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था। अगर ए डैश बहुत पास में है, ए डैश बहुत पास में है, तो दैट सेगमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से मैं ए से ए डैश में गया और मेरा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ज़ीरो, इसका मतलब मेरा जो फोर्स होने वाला है इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू द डी एस। ओके, तभी मेरा वर्क डन वहाँ पे ज़ीरो होगा। ठीक है, तो दैट एक्सप्लेन्स कि मेरा जो ई होने वाला है, जो सरफेस से निकलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो निकलने वाली है वो सरफेस से परपेंडिकुलर ही क्यों निकलेंगे, क्योंकि वर्क डन जीरो है। वर्क डन तभी जीरो होगा कि एफ डॉट डी एस जीरो होगा। एफ डॉट डी एस का मतलब एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे डी एस नॉन जीरो है, एफ नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होने वाली है, और कॉस थीटा ही यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो अगर ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, द ओनली थिंग दैट कैन मेक दिस होल थिंग जीरो इज cos theta, and that demands theta is equal to pi by 2. So that's why if my a and a dash is something like this, your e has to be perpendicular, okay, 90 डिग्री। तो ये एक्सप्लेन करता है कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों होने वाला। तो ऐसे ही कुछ रिलेटेड है यहाँ पे
अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। देन अगेन कैपेसिटर्स में मोस्टली यार आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि यार वो कैपेसिटर्स ऐसे सीधे सीधे नहीं बनेंगे, सीधे सीधे नहीं पूछ देंगे कि आप कैपेसिटेंस बताओ। जनरली क्या होता है कि वो मल्टीपल सिस्टम ऑफ कैपेसिटर होगा, मल्टीपल सिस्टम ऐसे, ठीक है, और उसमें वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ बना दिया, मल्टीपल सिस्टम ऐसे बना दिया, तो और इसमें बोल देंगे कि यार इस वाले कैपेसिटर में राइट हैंड साइड में कितना चार्ज होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, कितना होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, उसमें नेट कैपेसिटेंस भी पूछ सकते हैं, बट मोस्टली वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं कि चार्ज कितना होगा। एंड देन वन मोर थिंग कि यार जो कैपेसिटर होने वाला है तो उसमें कई बार वो डाइलेक्ट्रिक डाल के पूछते हैं। ये तो ऑलमोस्ट हर बार ही आता है कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, हाफ डाल दिया, चाहे फुल डाल दिया, चाहे 1/4 ऐसे करके डाल दिया, ऐसे डाल दिया, इसका K1 दे दिया, इसका K2 दे दिया। आप पूछेंगे कि सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कितना है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अपन करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में। तो इम्पॉर्टेंट बिट यही है यहाँ पे कि like they can ask you about the combination of capacitance or maybe the charge distribution of any capacitor or maybe some kind of combination where you have some dielectric। तो यहाँ पे कुछ डायलेक्ट्रिक K1 का होगा, कुछ K2 होगा, और उसका मिक्सअप करके वहाँ से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम 2020 में जो मेंस हुआ था उसमें मतलब एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन भी आया था, बट दैट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट बिकॉज दैट हैड बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन सम एडवांस प्रॉब्लम सम ईयर 2012 और 2013 में ऐसा कुछ तो आया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो रिपीटेड प्रॉब्लम था, ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि यार इसको कोई भी चैप्टर करने से पहले मतलब एक बार आप मतलब फाइनली तो आप आर्काइव्स देख के जाना ही जाना कि उस टॉपिक के अगर कोई चैप्टर आप सोच रहे हो कि छोड़ दूँ मैं, कि आपको नहीं आता, तो द लीस्ट यू कैन डू कि उसके आप कम से कम आर्काइव्स के प्रॉब्लम करके जाओ कि क्या पता उसमें से कुछ आ जाए, ठीक है। अगेन आई सजेस्ट कि तुम कुछ भी छोड़ के मत ही जाओ, कुछ सब कुछ पढ़ के जाओ, बट एनीवे तो ये हो गया आपका कैपेसिटर में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर CR सर्किट में पूछते हैं। CR सर्किट में बेसिकली आपके पास कुछ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिंगल कैपेसिटर भी हो सकता है, मल्टीपल कैपेसिटर भी हो सकता है, कुछ सिंगल रेजिस्टेंस या फिर कैसा भी सिस्टम का मल्टीपल रेजिस्टेंस हो सकता है। एक बैटरी वहाँ पे लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, फिर वो t=0 पे शुरू कर देंगे, मतलब स्विच ऑन कर देंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग there are two states in CR circuit। one is called the transient state, जब वहाँ पे कैपेसिटर अभी भी आपके या तो चार्ज हो रहा है या तो फिर डिस्चार्ज हो रहा है, और या तो फिर स्टेडी स्टेट। तो एक है तुम्हारा ट्रांजिएंट स्टेट और दूसरा है तुम्हारा स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट का मतलब अगर चार्जिंग हो रही है तो मेरी चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट हो चुका है। डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्जिंग पूरी मतलब मेरा पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। तो उसको मोस्टली जो होता है वो ड्यूरिंग चार्जिंग वाला होता है कि मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। उस स्टेडी स्टेट में आप बताओ ये कैलकुलेशन करो, वो कैलकुलेशन करो। ट्रांजिएंट स्टेट में मतलब अभी भी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, अभी भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो इसके भी प्रॉब्लम्स देख लेंगे कि कैसे अपन इस CR सर्किट के प्रॉब्लम्स को कैसे अटैक करते हैं बेसिकली। तो यार ठीक है, तो आई थिंक कि मैंने आपको थ्योरी में इंपॉर्टेंट बिट्स तो मैंने बता दिए कि क्या क्या आपको ध्यान में रख के जाना है, ठीक है। और फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा करते हैं, और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि यार किसी भी गिवन टॉपिक का कोई प्रॉब्लम है तो उसको शुरू कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें सोचनी होती है, और क्या क्या एग्जैक्टली उसमें फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। तो आई होप कि आप रिवाइज़ करके आओगे नेक्स्ट क्लास से पहले, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने से पहले, कि आप सारे फॉर्मूलाज एक बार देख के रिवाइज कर लोगे कि हाँ भाई कैपेसिटर का क्या था, CR सर्किट का फॉर्मूला क्या था, डेरिवेशन वगैरह तुम देख लोगे, एंड देन विल स्टार्ट अटैकिंग दोज आर्काइव्स प्रॉब्लम्स। ओके, सो सी यू देन, बाय।